नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप? अगर आप इस बैच में हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपने अपनी हिंदी को एक बेहतर तरीके से बनाने का जो सपना है वो देख लिया है। चाहे कोई भी आपकी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा नहीं, ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी आती हो, उसके लिए ये जो हमारी क्लासेस होंगी आज से, जो हम श्री गणेश कर रहे हैं, ये बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलने वाली हैं। ज्यादातर जो फोकस रहेगा वो आपके नोट्स पर रहेगा। आपकी कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती है, चाहे यूपीएससी सीसेट हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, चाहे एमपीपीएससी का पेपर 5 हो, यहां तक कि पेपर 6 भी हो, और उसके साथ साथ चाहे सर हमारी बीपीएससी की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, यूपी आरओ अगर कोई दे रहा है तो किसी भी चाहे देखो झारखंड पीसीएस है, चाहे उत्तराखंड पीसीएस है, कोई भी पीसीएस की परीक्षा वनडे पर आए, चाहे किसी भी राज्य के एसआई की आपकी परीक्षा हो, किसी भी राज्य में अगर हिंदी आती है, एसआई की परीक्षा हो, कांस्टेबल की हो, किसी भी स्तर की परीक्षा हो जहां पर हिंदी आती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हमारे सिलेबस कंप्लीट होते चले जाएंगे वैसे वैसे हम आपको सूचित करते चले जाएंगे कि अब इस कोर्स वाले विद्यार्थी यहां तक पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे क्या होगा ना, इस बैच को इस तरीके से डिजाइन किया है कि मानकर चलिए कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की, या फिर कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो जैसे जैसे हमारे सिलेबस कंप्लीट होते चले जाएंगे ना, जैसे हमने मानकर चलिए 5 टॉपिक पढ़े और 5 ही टॉपिक बीपीएससी में आते हैं, तो उनको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा कि अब आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। जैसे ही अगर एमपीपीएससी की बात करें तो सर यहाँ पर लगभग 32 टॉपिकों से सवाल आते हैं, तो उन्हें सूचित कर दिया जाएगा कि हाँ जी अब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो कुल मिलाकर 28 टॉपिकों से यहां पर सवाल आते हैं। जैसे ही वो 28 टॉपिक कंप्लीट होंगे उन्हें सूचित, या फिर देखो मेरा मानना यह है कि लगभग इस क्लास में ना हम 36 के आसपास टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी के। कितने? 36 के आसपास। एक बार आप 36 को पढ़ ही लो, चाहे फिर कोई किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे ना, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी हिंदी को लेकर भय नाम की चीज हमारे दिमाग में नहीं रहेगी। किसी भी स्तर का भय। ये जो 36 टॉपिक, यानी 36 तो मैंने एक मिनिमम एक नंबर दिया है आपको, ये जो टॉपिक होंगे 36 से 40 हम पढ़ने वाले हैं पूरे बैचेस में, जो पूरी जर्नी होगी। और इस जर्नी के साथ साथ हमें क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे आपको मेरे बारे में जानना है और मुझे आपके बारे में जानना है, ताकि हम दोनों में एक बॉन्डिंग बनती रहे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको मेरा नाम समझना है कि मेरा नाम है जितेंद्र सोनी। फिर आपको पहले भी पता होगा, जिन किसी विद्यार्थियों ने बैच लिया है उनको पहले जानकारी होगी। अच्छा, आप में से ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो पहली बार मुझसे पढ़ रहा है? पहली बार यानी किसी भी परीक्षा में उसने मुझसे नहीं पढ़ा, चाहे कोई पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे कोई यूपीएससी का बैच हो, चाहे एमपीपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, आरओ में, एसआई में। ऐसा कौन सा विद्यार्थी जिसने अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं करी हमारी? गुरुजी मैं हूं सर, मैं हूं। अच्छी बात है। हमें यानी बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ ऐसे हैं जिनकी ये पहली क्लास है, यानी जो पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आपकी कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती है, इससे अच्छी क्लासेस, यानी हम और आप दोनों साथ मिलकर भरपूर प्रयास करेंगे हिंदी को समझने का, हिंदी को सीखने का। यानी देखो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी ये पहली क्लास है। गुरुजी यूपीएससी वाली लड़ाई है, हाँ बिल्कुल सभी के लिए करेंगे, ठीक है ना। गुरुजी ऐप में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐप में। ऐप बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ठीक तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारे गुरुजी हम पहली बार देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे शांति के साथ, ठीक है। मेरे नाम के बारे में आपको जानकारी मिली। अब आपको क्या करना है कि अपने नाम के बारे में, आपका नाम तो मैं देख ही पा रहा हूं, आप किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं इसके बारे में मुझे जानकारी हो। मुझे वॉइस खड़खड़ा रही है, ऐसा तो नहीं है? अच्छा, क्या वॉइस में दिक्कत है क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि वॉइस खड़खड़ा रही है? वॉइस बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आपको अपने स्टेट के बारे में जानकारी बतानी है कि हम किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। गुरुजी हम बिहार से हैं, गुरुजी हम झारखंड से हैं, गुरुजी मैं जौनपुर से हूँ, गुरुजी मैं यूके से हूँ। वाह, उत्तराखंड से हैं आप, चलिए बहुत। एमपी से हैं आप? गुरुजी मैं गोरखपुर से हूँ, गुरुजी मैं यूपी से हूँ, गुरुजी आई एम फ्रॉम दिल्ली। बहुत अच्छी बात। छत्तीसगढ़ से हैं, एमपी से हैं, नैनीताल से हैं। एमपी से बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर यूपी पीसीएस के लिए कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, सब कुछ कंप्लीट होगा।
बिहार से हैं गुरुजी, बिहार से, भागलपुर से, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। देखिए सबसे पहली बात कि सर ये जो बैच होगा वो किन किन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, किन किन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। उससे पहले सर हमें हमारे भारत के नक्शे को समझना होगा, पहले भी आपने इस नक्शे को देखा होगा, हमारी जान बसती है साहब इस नक्शे में, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें कि सर ऐसे कोई राज्य जहां के सरकारी कामकाज हिंदी में होते हो, क्योंकि उन्हीं राज्य की परीक्षाओं के जितने भी पेपर होंगे वहां पर हिंदी आएगी। जिस राज्य के सरकारी कामकाज हिंदी में होते हैं वहां पर सरकारी कर्मचारी भी होंगे, हिंदी में काम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उन्हीं राज्यों के पेपर में ये आती है। यानी कितने राज्यों ने ये माना है कि हमारे राज्य के सरकारी कामकाज हिंदी में होंगे, तो उसमें से है एक बिहार। बिहार राज्य की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लगभग सभी में हिंदी आती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बैच इंपोर्टेंट है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी राजकीय भाषा क्या है, राजकीय भाषा यानी राजभाषा क्या है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के भी सरकारी कामकाज किसमें होते हैं, हिंदी में। इसलिए उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में लगभग हिंदी पूछी जाती है और यहां पर यह बैच इंपोर्टेंट होगा। उसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य ने भी माना है कि इस राज्य के भी सरकारी कामकाज हिंदी में होंगे, इस राज्य की भी जितनी परीक्षाएं होंगी सभी के लिए हिंदी इंपोर्टेंट होगी। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान की भी जितनी परीक्षाएं होंगी वो सभी इसी में सम्मिलित होंगी। उसके साथ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य की जितनी भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो मध्य प्रदेश राज्य की, चाहे दरोगा हो, एमपीएसआई हो, पुलिस हो, या फिर चाहे आपकी जेल वार्डन हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती है, इंपोर्टेंट बैच है। सर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, ये 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे राज्य के जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे, और हिंदी में कामकाज करने वाले कर्मचारी भी चाहिए होंगे भाई इनको, इसलिए इनकी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं राज्यों ने हिंदी को स्वीकार किया है, इसी को हिंदी बेल्ट के नाम से हम जानते हैं, इसी को हिंदी बेल्ट कहते हैं। एक तो ये इंपोर्टेंट वाली बात हो गई, अगर आपका संबंध इन राज्य की परीक्षाओं से है तो ये बैच आपके लिए है। उसके साथ कई बार ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि केंद्र के लिए काम करती हैं, जो कि केंद्र के तहत ही रहकर काम करती हैं, वहां पर कई बार, जैसे अगर हम आईबीपीएस की बात करें, आईबीपीएस जो बैंकिंग वाली परीक्षा होती है ना, वहां पर एक आरआरबी की परीक्षा होती है, यानी एक रूरल ग्रामीण बैंक होता है, उसकी परीक्षा में हिंदी आती है। उसके साथ साथ सर यूपीएससी की सीसेट परीक्षा है, याद रखिए हम यूपीएससी ऑप्शनल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यूपीएससी ऑप्शनल की बात नहीं कर रहे हैं कि ऑप्शनल हिंदी साहित्य हम पढ़ेंगे। ऑप्शनल की लगभग क्लासेस होती हैं 400 घंटे की, कितने घंटे की क्लासेस होती हैं, लगभग 400 घंटे की अलग ही क्लासेस, लगभग 1 साल का कोर्स होता है इसका, 1 साल का, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं सीसेट की, यूपीएससी सीसेट की बात कर रहे हैं, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है मेंस में होता है क्वालिफाइंग, उसकी बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस राज्यों का कोई भी पीसीएस परीक्षा, कोई भी पीसीएस, झारखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, और कोई भी परीक्षा यहाँ पर हिंदी आनी उसके लिए इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। तो यूपीएससी सीसेट में हिंदी नहीं आती, वाह बहुत अच्छी बात है सर, यूपीएससी सीसेट में हिंदी नहीं आती, यानी एक क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें अलग से हिंदी का, वहां पर हिंदी आती है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें ना क्लास में किन्हीं किन्हीं बातों का ध्यान रखना है, कुछ कुछ बातें हमें समझनी है, कुछ कुछ बातें हमें सीखनी है। सबसे पहले सर हमें अपना रास्ता सुनिश्चित करना है, उससे पहले सभी को मेरी तरफ से राधे राधे है। रास्ता देखते हैं कि इस बैच में हम क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, रणनीति क्या रहेगी। तो रणनीति क्या रहेगी, हमारा जो पाठ्यक्रम रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि सबसे पहले जो हमारी क्लासेस होंगी, देखिए ये अपठित गद्यांश एवं पद्यांश ये हम पढ़ने वाले हैं। अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश यानी सर कोई पढ़े जाने वाली रचना का एक टुकड़ा काट कर दिया जाएगा, उसके आधार पर 5-6 सवाल हमसे पूछ लिए जाएंगे, उसी के आधार पर उत्तर करने हैं। किन्हीं किन्हीं परीक्षाओं में पद्यांश भी देखे गए हैं, यानी कविता का कोई एक हिस्सा काट कर दिया जाएगा, उसके आधार पर सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो गद्यांश भी हम पढ़ेंगे और पद्यांश भी हम पढ़ेंगे, दोनों पढ़ने हैं। उसके साथ और हमें क्या पढ़ना है, उसके साथ पढ़ना है सर भाषा विज्ञान और परिचय। ये हिंदी भाषा है क्या, कहाँ से आई है, कैसे आई है, कैसे सर इसका आगमन हुआ है, कहाँ से इसका आगमन हुआ है, क्या इसमें किसी और भाषा के परिवर्तित होने की संभावना है, क्या हिंदी भाषा के साथ हम किसी और भाषा को मिलाकर बोलते हैं, ये सभी बातें पढ़नी है। सर हमें वर्ण विचार देखने कि वर्ण होते क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्ण सबसे पहले बने कहाँ से हैं,
किस जानवर की, किस पक्षी की आवाज को सुनकर वर्णों का निर्माण हुआ है, जीव के आगे वाले भाग से कौन से वर्ण बोले जाएंगे, लुंठित क्या होगा, पार्श्विक क्या होगा, इन सभी बातों को पढ़ेंगे। शब्द विचार, सर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं, शब्द को और किस नाम से जानते हैं, शब्द से पहले वाली इकाई क्या है, कई सारे शब्दों को जोड़ दें तो क्या बनेगा, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम सर जो संज्ञा के स्थान पर ही शब्द आएंगे इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सर विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे बिल्कुल डीप में। उसके साथ साथ अवकारी शब्द, अवकारी शब्द यानी इसी को अव्यय कह देते हैं, ठीक है, अव्यय। लिंग पढ़ेंगे, लिंग मतलब सर चिन्ह, स्त्रीलिंग और पुरलिंग। सुना है कई बार कि सर इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, यानी अगर कोई स्त्री जाति से है, कोई पुरुष जाति से है, तो उसको लिंग की कैटेगरी में हम रखते हैं। वचन हम पढ़ेंगे, वचन मतलब शादी वाले वचन नहीं। जब हमने हमारे, अच्छा आपको कंप्यूटर जी से, आप कंप्यूटर जी से नहीं मिले, देखिए आपकी जो क्लास लाइव करते हैं ना उनका नाम है कंप्यूटर महोदय जी, और वो हर क्लास में आप सभी के कमेंट देख रहे हैं, हर क्लास में देखते हैं आप सभी के कमेंट। वो कमेंट देखते हुए ना उनकी कुछ बातें बीच बीच में आएंगी, उनके कुछ प्रसंग बीच बीच में आएंगे। प्रसंग कैसे कि उनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, और उस शादी के दौरान ना शादी से पहले वाली स्थिति और शादी के बाद वाली स्थिति में क्या अंतर है, क्या तुलना है, ये हम बीच बीच में करते रहेंगे। कारक हम पढ़ने वाले हैं कि सर संस्कृत में कारक कितने हैं, हिंदी में कारक कितने हैं, दोनों के आधार पर तुलना करेंगे। संधि से, संधि का अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार की संधि होती है, फिर आगे चलकर स्वर संधि के भी कितने प्रकार के होते हैं, क्या व्यंजन संधि के प्रकार होते हैं, क्या विसर्ग संधि के प्रकार होते हैं, कि इनकी अवस्थाएं होती हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। काल हम पढ़ने वाले हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, साथ के साथ कुछ और आचार हैं जो कि अलग अलग प्रकार से भी काल के अलग अलग भेद बताते हैं। जैसे भूतकाल के कुछ लोग 6 भेद बताते हैं, कुछ लोग 5। वो कौन कौन है जो 6 बताते हैं, वो कौन कौन है जो 5 बताते हैं। वर्तमान काल के कई बार पुस्तकों में आपको 2 भेद देखने को मिलते होंगे, कई बार 3, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 4 भेद भी बताते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 5 भेद भी बताते हैं। हमारे आयोग क्या मानता है, हमारा आयोग 5 उत्तर मानता है, उसके आधार पर पढ़ेंगे। भविष्य काल पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ वाक्य पढ़ेंगे कि वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होंगे और वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। क्या वाक्यों से बड़ी भी कोई इकाई होती है क्या, या फिर वाक्य का निर्माण कैसे होता है, ये सभी बातें पढ़ेंगे। वाच्य पढ़ेंगे कि भाई कृतवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है। उसके साथ सर हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे कि सर उसको अजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, अजानुबाहु। 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, यानी 2 प्रकृति के शब्द हैं यहाँ पर। एक है उपसर्ग आ के साथ जो मूल शब्द है वो है जानू, और जानू के साथ जो मूल शब्द है वो क्या है, वो है सर बाहु शब्द। बाहु शब्द यानी जो भुजाएं, हाथ को कहते हैं बाहु। आ उपसर्ग का अर्थ होगा सर तक, और इस जानू का अर्थ क्या होगा, जानू का अर्थ क्या होता है, इस जानू का अर्थ क्या होता है, जानू का अर्थ क्या होता है। अब देखो हमारे कंप्यूटर जी हंस रहे हैं कि सर जानू का अर्थ हमें पता है लेकिन हम नहीं बताएंगे। जानू का अर्थ सर हम जानते हैं लेकिन हम बता नहीं सकते, वरना आप हंसोगे हमारे ऊपर कि आपने क्या अर्थ बता दिया। किस किस को जानू का अर्थ पता है, क्या अर्थ होता है जानू का, क्या अर्थ होता है जानू का। गुरु जी साउंड प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साउंड में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड में एकदम से ठीक साउंड आ रही है। जानू किसको कहते हैं। अब देखो कंप्यूटर जी तो हंस रहे हैं कि सर जानू का अर्थ अगर हमने बता दिया हमारे लिहाज से, तो जानू का अर्थ कुछ और होता है। अरे जो ये सोच रहे हैं ना वो ये वाली जानू है, जो ये सोच रहे हैं उस पर बड़ी की मात्रा है, और इस जानू में और इस जानू में जमीन आसमान का अंतर है। अगर यहां पर बात करें तो इस जानू का अर्थ होगा घुटना। क्या होगा, घुटना। यानी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं अजानुबाहु, जो अपने खड़े खड़े घुटनों को छू देता हो, यानी भगवान श्री राम को कहते हैं अजानुबाहु, ठीक है। यानी ऐसे शब्द हम देखेंगे सर, अजानुबाहु यानी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। अनेकार्थक शब्द देखेंगे कि एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ होंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा मृग, क्या लिखा मैंने, एक शब्द लिखा जी मैंने मृग। मृग शब्द का अर्थ क्या होगा पता है हमें कि सर मृग शब्द की अगर बात करें 2 प्रकार के शब्दों से बना है, एक है मृ और मृ के साथ है गा। मृ का अर्थ होता है सर मृदा, और गा का अर्थ होता है गमन करना यानी चलना। जो मृदा पर चलता हो उसे मृग कहते हैं। और मृदा पर कौन चलेगा, मृदा पर चलेगा सर हिरण। मृदा पर कौन चलेगा, मृदा पर चलेगा हिरण। हिरण के साथ साथ खरगोश चलेगा। खरगोश के साथ और कौन चलेगा मृदा पर, सर मनुष्य भी चलते हैं मृदा पर, हाथी भी चलता है सर मृदा पर, सर्प भी चलता है सर मृदा पर, ठीक है ना। तो जो भी वस्तु या फिर जो भी प्राणी मृदा पर चलेगी सभी मृग होगा। मृग शब्द का केवल हिरण ने ठेका नहीं लिया है कि केवल हिरण इसका अर्थ होगा,
ठीक है ना। यही भ्रम तोड़ना है हमको इस क्लास में, कि जो शुरुआत से पढ़ते चले आए कि सर मृग मतलब केवल हिरण, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिरण के अलावा जो भी मृदा पर चलेगा वो मृग होगा, ठीक है ना। इस तरीके के शब्द पढ़ने हैं। इन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द में अनेक अलग अर्थ, अनेक अर्थ है, अनेकार्थी शब्द है। हिरण, खरगोश, हाथी में, हाँ दिव्यांशु जी आ चुके हैं। पर्यायवाची पढ़ने हैं, किस किस प्रकार के पर्यायवाची इंपोर्टेंट है। अब शब्द तो देखो लाखों हैं, उन लाखों शब्दों में से कुछ शब्द पढ़ने हैं, फिर विलोम शब्द पढ़ने हैं, संभिन्नार्थक शब्द पढ़ने हैं, रस पढ़ेंगे, रस यानी आनंद पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे यानी खुश कैसे हम करते हैं, छंद का वास्तव में अर्थ होता है खुश करना, ठीक है। अलंकार पढ़ेंगे यानी आभूषण पढ़ेंगे कि काव्य को कैसे सुंदर दिखाया जाए। साहित्य जो है ना, हिंदी साहित्य अपने आप में एक समुद्र है, उस समुद्र में से छोटी छोटी बूंदों को निकालने का प्रयास करेंगे। आदिकाल क्या है, चारण काल क्या है, वीर गाथा काल क्या है, श्रृंगार काल क्या है, भक्ति काल क्या है, इन सभी के बारे में ये सभी पढ़ेंगे। साथ ही सभी पुरस्कार भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, उसके साथ साथ युवा पुरस्कार, उसके साथ साथ बाल युवा पुरस्कार, ये सभी पढ़ने हैं। युग का परिचय पढ़ेंगे कि सर युग कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, पत्र लेखन हम पढ़ने वाले हैं, समास हम पढ़ेंगे, लोकोक्ति और कहावत पढ़ेंगे। उसके साथ कुछ पीसीएस की परीक्षा ऐसी हैं जहां पर जैसे एमपीपीएससी की बात करें, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, वहां पर से संक्षेपण और पल्लवन से सवाल आते हैं। संक्षेपण यानी गद्य का एक बड़ा सा टुकड़ा काट कर दिया जाएगा और उसको छोटा करने का प्रयास हम करेंगे कि इसको अपने शब्दों में लिखो, यानी 1/3 शब्दों में लिखो, संक्षेपण करो इसका। और वहीं कोई लोकोक्ति या कोई मुहावरा दिया जाएगा, इसका विस्तार करिए, इसका पल्लवन करिए, अपने भाषा में, अपने विचार में उसको व्यक्त करिए। ये पल्लवन की श्रेणी है। निबंध लिखना सीखेंगे कि निबंध किस तरीके से लिखे जाते हैं। उसके साथ पत्र लेखन समझेंगे कि शासकीय पत्र क्या है, अर्धशासकीय पत्र क्या है, ज्ञापन क्या है, टिप्पण क्या है, और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, लिखना मतलब नोट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उत्तर लेखन शैली किस तरीके की होनी चाहिए, कि अगर हम किसी पीसीएस परीक्षा में बैठे हैं तो वहां पर शैली क्या रहेगी हमारी लिखने की शैली, यानी किस तरीके से हम उत्तर लिख कर आएंगे। इन सभी बातों को सीखेंगे। तो इतनी सारी बातें हमने सीखनी है। और एक और टॉपिक ऐड होता है हर किसी परीक्षा में, जिसे हम बोल देते हैं विविध। क्या बोलते हैं? विविध। विविध शब्द का अर्थ होता है कि भाषा अनुभाग से प्रश्न निम्नलिखित विषयों से होंगे, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। यानी इनका तात्पर्य क्या होता है, जैसे किसी भी परीक्षा में विविध विकल्प दिखे ना आपको, विविध, क्या दिखे? विविध। इसका अर्थ क्या होगा? इसका भाव होता है कि वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है, वो कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। एक आध सवाल, ऐसे सवाल होते हैं जैसे कई सवालों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सर ये सवाल कहां से पूछ दिया, पेपर बहुत कठिन आ गया। कुछ नहीं है, वो केवल विविध की कैटेगरी से वहां पर सवाल आए हैं। तो कुछ अलग अलग टॉपिक भी बनेंगे जिनका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन, उसका हमारे सिलेबस में दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जीके का टॉपिक है। लेकिन उस स्टैटिक जीके के टॉपिक से हिंदी में भी सवाल आते हैं कि बताइए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ, 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ। इस तरीके के कुछ विविध से टॉपिक से सवाल बन जाते हैं, ये सभी सीखेंगे। अच्छा मुझे बताइए, हमारी जो क्लासेस चलेंगी ना, वहां पर कुछ बातों का आपको विशेष कर ध्यान देना है। कुछ बातों का, उन बातों पर हम बात करते हैं, ठीक है नहीं? सर जी इस क्लास की टाइमिंग दोपहर में कर दीजिए। अच्छा, ऐसे कौन कौन से लोग हैं कि सर इस क्लास की टाइमिंग दोपहर में करा रहे हैं? यदि क्लास का समय परिवर्तन संभव है क्या? अगर संभव है तो कर दीजिए। हाँ हो सकता है, संभव है, ठीक है ना, संभव है। आप किस टाइम फ्री है? आप किस टाइम फ्री हैं? अगर जिस टाइम आप फ्री हैं उस समय पर करने का हम प्रयत्न कर सकते हैं, ठीक है ना, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इन किस किस को इस समय क्लास लेने में दिक्कत हो रही है कि सर ये टाइम ठीक नहीं है, 4:30 बजे, 4 बजे ठीक है, 4 बजे ठीक है, कोशिश करें फिर 4 बजे की। यदि प्रातः काल में सुबह सुबह करोगे ये क्लास, सुबह सुबह करोगे ये क्लास, सर जी कर दीजिए, सर यही टाइम ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं गुरुजी यही टाइम ठीक है, 4 बजे कर दीजिए, 7 से 9 कर दीजिए। वाह। अब चलिए देखिए, सोचते हैं इसके बारे में। पहले आपको अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। दायित्व क्या है कि हमें क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले पढ़ने के तरीके के बारे में हमें सीखना है कि आपको क्लास में किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपके पास हजारों बुक होंगी, हजारों नहीं तो कम से कम 10-5 बुक तो होंगी हिंदी की आपके लाइब्रेरी में, या फिर आपके ड्रॉर में, आपके जहां पर भी किताबें रखी हैं, 2, 4, 5, 10 बुक तो होंगी। कई बार हमें देखने को मिलता है कि किताब ए में कुछ लिखा है, किताब बी में कुछ लिखा है।
वही किताब सी है जो कि वहां पर कुछ है। किताब डी इन सभी को खंडित करते हुए अपनी ही परिभाषा प्रदर्शित कर रही है या अपने भेदों की संख्या दे रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार की जानकारी है जो कि प्रत्येक राज्य के अनुसार सही भी हो सकती है और कुछ मानवीय गलतियों के कारण, कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलती भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है, जो भी बोर्ड पर लिखा जाए उसे सत्य मानना है। जो भी बोर्ड पर लिखा जाए वो क्या होगा, सत्य। आपको वही उत्तर करके आना है जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। उसके साथ सर दिमाग को जागृत करके पढ़ना है, यानी चेतना के साथ पढ़ना है, चेतना के साथ नहीं। हमारे कंप्यूटर जी के कान खड़े हो गए कि गुरुजी चेतना यानी लड़की के साथ पढ़ाओगे क्या हमें? ऐसा नहीं, मैं ऐसा कहने का प्रयास नहीं कर रहा कि आपको किसी लड़की के साथ बैठकर पढ़ना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं। मेरा मतलब क्या है कि आपको आनंद मतलब एक जागृत दिमाग के साथ पढ़ना है। जागृत मतलब अगर ऐसा भाव आपके मन में है कि सर ये तो मेरे बस की बात नहीं है या मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है, ये क्लास आपके लिए नहीं है। हमें दिमाग को जागृत करके बैठना है, जड़ बुद्धि के साथ इस क्लास में नहीं आना है कि सर हमारे बस की बात नहीं है कि हम नहीं आएंगे या तो ये हमसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। उसके साथ सर हम आनंद के साथ इस क्लास को पढ़ेंगे। आनंद मतलब कि सर अगर हमें प्यास लगी है, पानी पिया हमने और पानी पीने के बाद मेरी प्यास शांत हो गई, मैंने पानी पिया मेरी प्यास शांत हो गई, तो क्या मुझे आनंद मिला कि मुझे सुख मिला? तब आप कहोगे कि सर हमें सुख मिला, आनंद थोड़ी ना मिला है कि पानी पिया और पानी पीने के बाद प्यास शांत हो गई। हमारे कंप्यूटर जी को प्यास लगी है और प्यास लगने के बाद इन्होंने पानी पिया, प्यास शांत हो गई, ये तो सुख मिला। लेकिन पानी पिया, पानी पीने के बाद इनकी प्यास और बढ़ जाए, इसे कहते हैं आनंद। कि सर और जागृत हो गई सर क्लास, क्या हो गई? और जागृत हो गई कि सर अब हमें और पानी चाहिए, अब हमें और पानी चाहिए, अब हमारी प्यास बढ़ गई सर, ये अमृत समान पानी हमें लगा। यानी पढ़ते समय ऐसा भाव अगर आपके मन में आता है कि सर इतना तो हमने समझ लिया है, अब हमें और जानना है, अब हमें और समझना है, ये आनंद है और ये क्लास में आवश्यक तत्व है होना, है ना। हाँ, जड़ बुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्लास आनंद के साथ पढ़ेंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी। और जो लिखा गया है उसे सत्य मानना है, जो कुछ भी बात हम पढ़ेंगे उसे सत्य मानना है, इन सभी बातों पर हमें फोकस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर आज के इंट्रोडक्शन की हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिंदी। क्या मैंने हिंदी को ठीक तरीके से लिखा है या फिर हिंदी में ऐसे लिखूं? किस तरीके से मैं हिंदी लिखूं? हिंदी को किस तरीके से लिखा जा रहा है? क्या ऐसे हिंदी ठीक है कि ऐसे हिंदी ठीक है? यहीं से क्लास शुरू करते हैं, यहाँ से अब आपकी क्लास शुरू हो गई, ठीक है ना। ये अब आप क्लास गुरुजी नोट्स के लिए गुरुजी बता दिए। देखो नोट्स के लिए ना हमारी भी नोट्स उपलब्ध होंगे और साथ के साथ हम क्लास में ही नोट्स करेंगे, ठीक है, क्लास में ही नोट्स करेंगे। हाँ, कौन सा वाला हिंदी ठीक है कि सर इसको हम मान सकते हैं ए और इसको मान सकते हैं बी? कौन सी हिंदी ठीक लिखी है? विनोद जी हैं गुरुजी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, या फिर कोई ऐसा है कि सर बी सही है, या फिर कोई ऐसा है कि गुरुजी ए ही सही है? ए ही सही, कौन सी सही है? देखिए जैसे कई बार क्या होगा कि हम ऐसे शब्द लिखेंगे, जैसे एक शब्द लिखा मैंने गंगा, गंगा, और गंगा को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कौन सी गंगा सही है? जैसे कुछ लोग, मैंने लिखा गंभीर, क्या लिखा मैंने? गंभीर, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, गंभीर शब्द लिखा जी मैंने। कुछ लोग गंभीर को ऐसे लिखते हैं, कौन सा गंभीर सही है? मैंने एक शब्द लिखा गंदा, क्या शब्द लिखा है जी मैंने? गंदा एक शब्द लिखा। कुछ लोग गंदा को ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग गंदा को ऐसे लिखते हैं। एक शब्द लिखा जी मैंने अंत, क्या लिखा? अंत। कुछ लोग अंत को ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग अंत को ऐसे लिखते हैं। कौन सा वाला सही है? किसको सही मानोगे? किसको सही मानोगे? देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है हमारी हिंदी का। हिंदी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप का वर्ग की बात कर रहे हो, हमें क्या देखना है कि ये जो अंकी बिंदी है ना, ये जो अंकी बिंदी है, इस अंकी बिंदी के बाद वाला वर्ण देखना है। इस अंकी बिंदी के बाद क्या है? गा। और गा किसके अंतर्गत आता है? का वर्ग के अंतर्गत। क, ह, ग, ह, अंगा। उसके बाद सर चा है, छा है, जा है, झा है, या। इनको हम वर्णमाला में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनको हम ट, ठ, ड, ढ, ण। एक आता है सर त, ह, द, ह, न। फिर आएगा सर प, फ, ब, भ, म। ये वर्णमाला का पार्ट है। इसकी बात करें सर गा के बाद, इस अंकी बिंदी के बाद गा है, और गा का जो अंतिम वर्ण होगा कौन होगा? अंगा। यानी ये जो अंकी बिंदी होगी ये गा में परिवर्तित यानी ये अंगा में परिवर्तित हो जाएगी, बिल्कुल सही है। ये भी गंगा बिल्कुल सही है और ये भी गंगा बिल्कुल सही है। ये गड़गा नहीं है कि कहीं इसको गड़गा पढ़ दो,
गड़गा ये वाली गड़गा नहीं है, ये वाली अंगा है। अंगा मतलब इसमें दो ध्वनियां सम्मिलित करी गई हैं, अंगा अंगा, यानी इसको उच्चारित करने के लिए आ और गा की सहायता ली गई है, लेकिन ना तो इसमें आ आता है ना ही गा। आ और गा के बीच की जो ध्वनि बोली है ना वो ये है अंगा। आ और गा के बीच की ध्वनि क्या होगी, वो यही होगी, उसी का प्रयोग किया गया है। इसको भी गंगा पढ़ोगे और इसको भी गंगा पढ़ोगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर अंक की बिंदी है, इसके बाद वाला वर्ण क्या है, भा, और मैं जानता हूं भा ये रहा, इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, माँ। तो ये अंक की बिंदी किस में टूट जाएगी, माँ में। सर इस अंक की बिंदी के बाद वाला वर्ण क्या है, दा, और दा के अंतिम वाला वर्ण कौन सा है, ना। तो ये अंक की बिंदी का उच्चारण किस में होगा, ना में। सर इस अंक की बिंदी के बाद वाला वर्ण क्या है, ता, और ता के बाद वाला वर्ण कौन सा है, अंतिम वाला वर्ण ना। तो अंक की बिंदी किस में टूट जाएगी, ता में। इसी तरीके से सर यहाँ पर अंक की बिंदी है, इसके बाद वाला वर्ण क्या है, इसके बाद वाला वर्ण है सर दा, ये रहा, और दा का अंतिम वर्ण कौन सा है, ना। अंक की बिंदी किस में तोड़ दी, ना में। दोनों ही सही है, यानी एक ही अंक की बिंदी, इसको बोलते हैं अनुस्वार। इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इस अनुस्वार को हमने यहाँ पर तो माँ में बोला, गंभीर। इसी अनुस्वार को सर हमने यहाँ पर ना में बोला, इसी अनुस्वार को सर यहाँ पर अंगा में बोला। पता चला क्यों बोला, क्योंकि सर इसके बाद वाला वर्ण डिसाइड करता है कि इसका उच्चारण किस में होगा। इसके बाद वाला वर्ण डिसाइड करेगा कि अंकी बिंदी यानी अनुस्वार का उच्चारण हम किस में करेंगे। ये भी हिंदी सही है और ये भी हिंदी सही है, लेकिन फिर भी कोई अड़ जाए कि नहीं हमें तो एक ही बताओ, एक ही कौन सा सही होगा। दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर हम संस्कृत को प्रायोरिटी पर रखते हैं और एक को सही मानते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, ज्यादा सही सर फिर संस्कृत की प्राथमिकता होती है, उसको प्रधान रखते हैं, फिर हम इसको मानते हैं। ज्यादातर अगर जब भी नोट्स लिखो ना, जब भी मैं लिखाऊं आपको, तो बचना इस चीज से लिखने के लिए। हालांकि गलत नहीं है ये, इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस तरीके से लिखना, इस तरीके से एक अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर जब आपके उत्तर को देखता है। गंगा ऐसे लिखना है, गंभीर ऐसे, गंदा ऐसे, अंत ऐसे। प्रयास करना है कि ऐसे लिखना। अगर नहीं लिख रहे हो तब तो ये तो सही है जी अपना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें जी। अच्छा मैं कहता हूं कि जो हिंदी है वो किस भाषा से बनकर, किस भाषा के परिवर्तन से बनी है। सर मेरे नाम में केवल गुंजा है, मैं वाराणसी से हूं। अच्छी गुंजा जी, धन्यवाद जी। हम जानते हैं आर ओ बैच लिए हैं, आर ओ बैच लिए हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ आज लिखा लिखने में टाइम टाइपिस हो गई आपकी, आप सभी की। आर ओ वाले बैच में पता है अभी क्या हुआ, अभी एक क्लास हुई है हमारी आर ओ वाले बैच में, वहां पर कुछ लिखने का प्रयास किया गया उन लोगों के द्वारा जो कि फेल हुए। गुरुजी आप अपने हैंड रिटन नोट्स देना, मैं पीपीटी से नहीं करूंगा। पक्की बात है, ठीक है जी हिमांशु जी। चलिए गुरु 4 बजे कर दीजिए, बिल्कुल करते हैं। आगे चलते हैं। मुझे बताइए कि हिंदी किस भाषा से बनी है, हिंदी किस भाषा से बनी है। तो आप कहोगे कि सर हमें पता है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, हमने बचपन से सुना है कि सर हिंदी संस्कृत से बनी है। मैंने कहा वाह, हमारे कंप्यूटर जी को भी पता है कि हिंदी संस्कृत से बनी है, ठीक है ना, हमारे कंप्यूटर जी भी जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन संस्कृत से किस किस आधार पर हिंदी का परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा वेट करना और समझने का प्रयास करना। देखिए ये मैप आपको दिख रहा है, ये मैप आपको दिख रहा है, ये मैप है जी, यानी ये मैप है सर, यहाँ पर हमारा भारत देश है, प्यारा सा भारत है। ये कटोरे वाला पाकिस्तान है, इसके साइड में अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ईरान है। अगर आपसे कोई कहे कि इस मैप में देखकर बताइए कि संस्कृत का ओरिजिन बिंदु क्या है, यानी संस्कृत कहां पर जन्मी, कहां पर जन्मी है संस्कृत, कहां से आई है भारत में संस्कृत। अगर कोई ये पूछता है आपसे बताइए संस्कृत कहां पर जन्मी है, क्या उत्तर बताओगे। तो देखिए यहां पर ईरान है ना, ईरान, ईरान के यहाँ पर एक क्षेत्र है, ईरान के यहाँ पर एक क्षेत्र है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये इस क्षेत्र का नाम है ब्राइदेस्तान। क्या नाम है इस क्षेत्र का, कुछ लोग ईरान का जो पुराना नाम है ना उसे बोलते हैं ब्राइदेस्तान। इस क्षेत्र का नाम क्या है, ब्राइदेस्तान। क्या नाम है, ब्राइदेस्तान, इस क्षेत्र को कहते हैं ब्राइदेस्तान। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग क्या, एक प्रजाति निवास करती है। क्या निवास करती है, एक सर प्रजाति निवास करती है, जिस प्रजाति का नाम है आर्य। और आर्यों को अपने आप पर बड़ा घमंड है, ये सभी से कहते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी भाषा है जिसमें देवता बात करते हैं, हमारे पास एक ऐसी भाषा है जिसमें देवता बात करते हैं, यानी हमारे पास एक देव भाषा है। क्या है, एक देव भाषा है, यानी संस्कृत है जी हमारे पास, है संस्कृत। और इन आर्यों का जो यहाँ पर मुख्य कार्य था वो क्या था, पशुपालन करना।
यानी पशुओं के द्वारा जो भी इनकी रोजी रोटी चलती थी वो यहाँ से ये व्यतीत किया करते थे। अब इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर ना कई बार भूकंप, प्रलय आदि आने लगते हैं। कई बार भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, प्रलय आ रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं। तो जब एक स्थान पर ज्यादातर विपत्ति आने लगे तो उस स्थान को छोड़ने में ही भलाई होती है। जैसे हमने कोरोना में देखा, क्या देखा कि जब सर हमें पता चला कि अब है यहाँ से काम धंधा हमारा बंद हुआ, तो जिन जिन शहरों में हम रहा करते थे वहां से उस स्थान को छोड़कर अपने अपने घर जाने लगे। यानी फिर उस स्थान को छोड़ दिया हमने। कुछ लोग पैदल चले, कुछ लोग जैसे व्यवस्था बनी वैसे बने, कुछ लोग तो वहीं पर रह गए, ठीक है ना। ऐसे किया, इस जगह पर विपत्ति आने लगी और ये लोगों ने क्या किया, अपने पशुओं को इकट्ठा किया और पशुओं को इकट्ठा कर इस स्थान को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब ये इन्हें कहीं से पता चला कि आगे एक हरियाली वाली जमीन है, आगे हरियाली वाली जमीन है। तो ये धीरे 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 यहां से बढ़ते हैं, यहां से बढ़ते हैं। जैसे ही आधा सा रास्ता तय किया तो यहाँ पर इनका जो कबीला है ना वो दो हिस्सों में टूट गया। कई बार क्या होता है कि देखो फूट पड़ ही जाती है। तो इनका कबीला दो हिस्सों में टूटा। एक वाला जो कबीला था ये चला गया यूरोप की तरफ, चला गया यूरोप की तरफ। और यानी इस वाले कबीले का एक नामकरण भी होता है। इस वाले कबीले को कहते हैं केतुम। क्या कहते हैं? केतुम। और इस वाले कबीले को कहते हैं सतम। क्या कहते हैं? सतम। ये जो केतुम वाला कबीला था ये कहां चला जाता है? यूरोप की तरफ पहुंचता है और वहां पर उनकी भाषाओं के विकास में अपनी भूमिका अदा करता है। जैसे अगर कोई कहे कि आप किस भाषा को सबसे जल्दी सीख सकते हो, मैंने कहा जर्मनी। तो जर्मनी कहाँ है सर? यूरोप से संबंध रखती है। तो उसको सीखने में हमें बहुत आसानी होगी, हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर उसका संबंध केतुम कबीले से है जो कि आर्यों के द्वारा ही है। और आर्य ही आकर कहाँ बसते हैं? भारत में। अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। अब ये जो सतम वाला कबीला था ये धीरे धीरे और आगे आता है, यहाँ पर आता है। और यहाँ पर आने के बाद इसका जो कबीला है फिर से तीन हिस्सों में टूटता है, फिर से फूट पड़ी। यानी सर यहाँ पर तीन भाग इसके और हुए, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहले वाले भाग ने कहा कि आगे तो हम ऐसे ही जा रहे हैं, आगे कोई हरियाली वाली जमीन नहीं है, तो ये तो वापस लौट जाता है जहां से ये आए थे, ये तो वहीं चला गया जहां से ये आए थे। दूसरा वाला जो कबीला है सर ये पहाड़ों की तरफ जाकर बसा और पहाड़ों की तरफ इसका नामकरण हो गया दरद। क्या हो गया इसका नामकरण? दरद। इसको दरद कहा जाने लगा। इंपोर्टेंट बात है, पीसीएस में सवाल आते हैं यहाँ से, है ना। समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी कहां से आई है, कैसे आई है। सर ये जो तीसरा वाला कबीला है ये वास्तव में भारत में प्रवेश करता है, ये वास्तव में भारत में प्रवेश करा। अब देखो भारत में तीन चीजें आई हैं नई नई अभी अभी। एक तो सर आर्य भारत में आ चुके हैं, आर्यों के साथ साथ आर्यों का जो जानवर था, जो पालतू पशु थे, वो भारत में आ गया। और आर्य आए हैं तो वही उनकी भाषा भी भारत में आई है, संस्कृत आई है। ये जो कबीला भारत में प्रवेश करता है इस कबीले का नाम होता है भारतीय आर्य कबीला। होता है भारतीय आर्य कबीला, आर्य कबीला इस कबीले का नाम हुआ क्योंकि आर्य भारत में आए इसलिए भारतीय आर्य कबीला। तीन चीजें क्या हुई? आर्य आ गए, गाय आ गई, संस्कृत आ गई, यानी आर्य भारत में आ गए। इसलिए नॉर्थ इंडिया को किस नाम से बुलाया जाने लगा? आर्यव्रत। क्या कहा जाने लगा? आर्यव्रत। किसको कहा जाने लगा? नॉर्थ इंडिया को। अब जरा देखिएगा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अब आर्य यहाँ पर आते हैं, इसका अनुमानित समय क्या है, तो अनुमानित समय पर बहुत ज्यादा मतभेद है। लेकिन हम एक ऐसे समय के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सभी व्याकरणों के द्वारा स्वीकृत है, यानी इस पर ज्यादातर मोहर लगी है। और वो मोहर लगने वाला समय कौन सा है सर? वो समय हो जाता है 1500 ईसा पूर्व। कौन सा हो जाता है? 1500 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के 1500 साल पहले का समय था, उसके आसपास यहाँ पर आर्य आ रहे हैं। अब मैंने कहा कि अगर भारत में आर्य आ रहे हैं, यहाँ पर पहले से भी लोग रहा करते होंगे, और जो पहले से लोग रहा करते हैं क्या वो कोई भाषा नहीं बोलते होंगे? वो भी तो कोई भाषा बोलते होंगे। भाई भारत में पहले से भी, आर्यों के आने से पहले भी तो कुछ लोग रहा करते होंगे, और जो लोग रहा करते होंगे उनके द्वारा कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? इसके कोई साक्ष्य मिलते हैं? इसके प्रमाण नहीं मिलते। इसके बारे में कहना असंभव है। क्या है? इसके बारे में कहना असंभव है। अब देखो कुछ लोगों के मत क्या है जो कि बिल्कुल सही है। कुछ लोगों के मत क्या है कि सर ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है सर, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये भारत वर्ष के अंतर्गत आता था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। तो हम ये नहीं कह सकते कि आर्य भारत के निवासी नहीं थे,
पहले ये पूरा जो क्षेत्र था ये भारतवर्ष के अंतर्गत आता था। भारत तो बहुत विस्तृत था, तो यानी आर्य भारत के ही निवासी थे। बिल्कुल सत्य बात है। किसने मना किया कि ये सत्य नहीं है? बिल्कुल सत्य है कि सर ये जो भारतवर्ष का क्षेत्र था ना ये बहुत बड़ा था और आर्य यहीं रहा करते थे। अगर मूल रूप से देखा जाए तो वो आर्य भारतीय ही थे, आर्य भारतीय। लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए वह स्थान कहां पर पड़ता है? वर्तमान की स्थिति को देखते हुए सर वह स्थान पड़ता है ईरान में। कहां पड़ता है? ईरान में। तो हम क्या कहते हैं कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे या फिर कहाँ के निवासी थे? अब आप कहोगे कि सर आर्य जो थे वो ईरान के निवासी थे। कहाँ के थे? ईरानी थे। समझ में आया? सर ये बैच हिंदी के लिए सफिशिएंट है। हिंदी के लिए इससे अच्छा बैच शायद ही कोई होगा। ठीक है, बस केवल लपेटते रहिए जो बोल रहा हूँ, केवल सुनते रहिए। ठीक है, अभी हम हिंदी के बारे में समझ रहे हैं कि हिंदी है क्या। अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी होगा बैच स्टार्ट। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर ये हमें पता चल गया, सर इस वाले क्षेत्र को सर भारतवर्ष कहते थे। कुछ लोगों का मानना ये है कि आर्य भारत में ही थे, भारत से बाहर के नहीं थे, तो ये भी ठीक है। ठीक है ना, ये भी ठीक है। अब जरा देखिएगा हमने क्या किया कि सर 1500 ईसा पूर्व के आसपास का समय हमने देख लिया। कौन सा समय है? 1500 ईसा पूर्व। मैंने कहा कि भारत में संस्कृत कब आती है, तो उत्तर क्या होगा? भारत में संस्कृत का आगमन कब होता है? बता पाओगे किस समय होता है? यानी भारत में जो संस्कृत आ रही है ये किस समय आ रही है? समय के बारे में जानकारी मिली? कब आई संस्कृत भारत में? उत्तर बताइए। 1500 नहीं, 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व इस समय भारत में संस्कृत आ रही है। इस समय भारत में संस्कृत आ रही है। संस्कृत किस रूप में आ रही है? सर यहां पर इस वाली संस्कृत में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि हमारे वेदों की रचना होती है, इसलिए इसका नाम होता है वैदिक संस्कृत। क्या नाम होता है? वैदिक संस्कृत। अब मैंने कहा कि अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो वहां पर हम हमारी माता को मातृ कहा करते थे। फिर ये शब्द सर माता में परिवर्तित हो गया, फिर सर हम इनको मम्मी बोलने लगे, और आज हम क्या बोलते हैं? आज हम बोलते हैं माँ। बहुत सारे लोग माँ बोलते हैं, कुछ लोग मॉम बोल देते हैं, बोलते हैं मॉम, या फिर मोमी बोल देते हैं, मोमी, यानी इसी शब्द को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, तो भाषा में नियमित तौर पर परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन कैसे हो रहे हैं? सर भाषा कठिन से सरल की तरफ बदलती है, कठिन से सरल की तरफ। लिखने के लिए ज्यादा विवश मत होना, दिखाऊंगा मैं आपको कुछ समय के बाद। ठीक है ना, अभी केवल समझते रहिए। ठीक है, कठिन से सरल की तरफ सर भाषा बढ़ रही है, कठिन से सरल की तरफ। ये चीज क्या यहाँ पर लागू नहीं होगी? सर जो वेदों की भाषा है ना बड़ी जटिल है, और भाषा नियमित तौर पर अपने आप को सरल करने का प्रयास करती है, नियमित तौर पर सरल करती है। अब सर यहाँ की अगर बात करें तो सर ये भी भाषा सरल होने का प्रयास कर रही है। और ये जो समय चलती है, ये जो वैदिक संस्कृत है ना, ये 1500 से कब तक चल रही है? ये 1500 से इसका समय चल रहा है 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व। सर वेदों के प्रमाण यहां से मिलते हैं ऋग्वेद के। सामान्यतः ऋग्वेद ही सबसे प्राचीनतम है, उसे ही साक्ष्य मानते हैं। और ऋग्वेद के साथ साथ सर हमारे जितने भी चारों वेद हैं वो भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। उसके बाद का जो परिवर्तन हो रहा है, यानी भाषा में परिवर्तन हुए, और भाषा सर थोड़ी सी सरल होकर क्या बन गई? लौकिक संस्कृत। क्या बन गई? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत बन गई। लौकिक संस्कृत का समय सर ये 1000 पर खत्म हुई है, तो सर इसका जो समय होगा 1000 से 500 ईसा पूर्व इसका समय है। सवाल आता है, पीसीएस में भी आता है। इसके प्रमाण की अगर बात करें सर, कभी किसी ने गीता पढ़ी है क्या? किसी ने गीता पढ़ी है? किसी ने गीता पढ़ी है? किसी ने महाभारत पढ़ी है? किसी ने रामायण पढ़ी है? तो गीता, महाभारत, रामायण की जो भाषा है ना, इस जटिल संस्कृत से थोड़ी सी सरल है। इस जटिल संस्कृत से थोड़ी सी सरल है, यानी वो भाषा जो है वो लौकिक संस्कृत है। पढ़ी है? पढ़ी है ना? अच्छी बात है। उसके साथ अगर मैं बात करूं कि सर ये जो परिवर्तन हो रहा है, तो भाषा सर यहां से भी परिवर्तित होती है, और यहां से परिवर्तित होकर जो भाषा बनती है, आपने नाम सुना होगा पाली का। सुना है नाम पाली? जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश देखने को मिलते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश और भगवान बुद्ध के ग्रंथ।
इसका जो समय बताया जा रहा है ना, वो समय है सर, देखो ये 500 पर खत्म हुआ, यानी सर 500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और ये 1 ईस्वी तक, अब हम 1 ईस्वी में आ गए। इसके जो प्रमाण देखने को मिलते हैं, भगवान बुद्ध के उपदेश और भगवान बुद्ध के ग्रंथ, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक की भाषा क्या है? पाली है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक की भाषा पाली। सवाल आता है कि भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में देखने को मिलते हैं, या सुत्त पिटक की भाषा क्या है, विनय पिटक की भाषा क्या है, अभिधम्ब पिटक की भाषा क्या है? सर ये भाषा फिर और सरल हुई, और सरल होने के बाद ये किस में परिवर्तित हो रही है? ये सर और सरल होने के बाद ये परिवर्तित हो रही है प्राकृत में। इसमें प्राकृत में इसका समय देखने को मिलता है सर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। प्रमाण इसके सर जो महावीर जैन जी है ना, उनके उपदेश यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैन साहित्य देखने को मिलता है, जैन साहित्य। उसके साथ सर ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसके बाद भाषा अभी नहीं रुकी है, इसके बाद जो परिवर्तन होता है वो होता है अपभ्रंश में। किसमें होता है परिवर्तन? अपभ्रंश में। अपभ्रंश का जो समय बताया जा रहा है सर, ये 500 से 1000 ईस्वी, 500 से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश जो परिवर्तित होकर बनती है, ये बनती है हिंदी। अपभ्रंश जो परिवर्तित होकर बन रही है, ये बनती है हिंदी। और हिंदी के जो पहले साक्ष्य देखने को मिलते हैं, वो किस ईस्वी में? 1000 ईस्वी से अब तक क्या चल रही है? अब तक चल रही है जी हिंदी। 1000 से अब तक क्या चल रही है? हिंदी। पहले प्रमाण किस पुस्तक को पढ़ने पर लगता है कि हाँ भाई अब ये हिंदी शुरू हो गई? किस पुस्तक को पढ़ने से? सर एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। नाम सुना है कभी? पृथ्वीराज रासो। यानी ये जो रासो साहित्य है ना, एक प्रकार का कविता संग्रह है, और ये कविता संग्रह यहां से प्रतीत होता है कि हाँ अब हिंदी शुरू हो रही है। कुछ कुछ राजस्थानी से मिलता जुलता है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद बरदाई। कौन है? चंद, यानी पृथ्वी और चंद्रमा का घनिष्ठ संबंध है, ऐसे याद कर सकते हो, चंद बरदाई। चंद बरदाई इसके लेखक हैं। यानी जो भी हमारा रासो साहित्य है, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, रासो साहित्य इसका प्रमाण मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सर बीसल देव रासो, सबसे पहली पुस्तक बतानी है पृथ्वीराज रासो, उसके बाद बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के लेखक कौन है? कि मैंने आपसे 20 रुपए मांगे, मैंने आपसे 20 रुपए मांगे कि मुझे 20 रुपए दे दो जी, आपने तुरंत मना कर दिया, हम नहीं देंगे। नरपति नाला किसके द्वारा लिखी गई है? नरपति नाला। तुरंत ना कर दिया, नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद सर परमाल रासो। कौन सी है? परमाल रासो। परमाल रासो, यानी इसको, इसके लेखक कौन है? परमाल रासो के जो लेखक हो जाते हैं, अगर आपके पास माल है, हंसो मत, माल मतलब धन दौलत, ठीक है ना। हमारे कंप्यूटर जी ने जैसे ही माल शब्द सुना, उनके चेहरे पर हंसी आ गई, ठीक है ना। माल मतलब क्या? धन दौलत, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो अगर आपके पास माल है तो उसकी रक्षा कैसे करोगे? जाग कर करेंगे सर। जगनिक, जगनिक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा, ठीक है ना। यानी अगर पृथ्वीराज रासो है, उसके रचयिता चंद बरदाई। बीसल देव रासो तुरंत मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, पृथ्वी और चंद्रमा का अपने आप में घनिष्ठ संबंध है। नरपति नाला, परमाल रासो यानी जगनिक, है ना, जगनिक। यानी ये इसके प्रमाण, यानी है तो सर खुमान रासो भी है, और खुमान मतलब घमंड, और घमंड के यानी खुमान रासो किसके द्वारा लिखी गई है? दलपत विजय जी के द्वारा, ठीक है ना। ये सब देखने को मिलते हैं। इसके साथ सर अगर मैं आपसे कहूं कि संस्कृत से हिंदी बनने में कितना समय लग गया, संस्कृत से हिंदी बनने में कितना समय लगा, कोई बता सकता है? बताने वाले को एक चॉकलेट मेरी तरफ से, बताने वाले को एक चॉकलेट मेरी तरफ से, कि संस्कृत से हिंदी बनने में कितना समय लगा। अभी 4 मंथ तक सिलेबस ही कंप्लीट होगा, ठीक है। 4 मंथ तक हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा सिलेबस होगा। ड्यूरेशन इस बैच की होगी लगभग 4 महीने। 4 महीने तक आपको मेरी सूरत देखनी पड़ेगी। गुरुजी हम अभी बीएससी 12th में है, जनवरी में परीक्षा है, गुरुजी मेरे हमारे एग्जाम सिलेबस पढ़ा दीजिएगा, परेशान मत होइएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, 2500 देखिए, अगर मैं यहाँ से शुरू करूं कि 1500 से 1 ईस्वी तक आने में 1000 साल, यानी 1500 साल तो ये लग गए। 1500 से 1 ईस्वी आने में सर 1500 साल तो ये लग गए, और सर 1 ईस्वी से 1000 तक आने में 1000 साल ये लग गए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2500 वर्ष लग गए सर। कितने लग गए? 2500 वर्ष। और 2500 वर्ष आम बात नहीं होती, आम बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबा समय है 2500 साल।
यानी अगर किसी एक व्यक्ति की आयु में 100 वर्ष में मान लो, हालांकि 100 वर्ष कोई जिंदा नहीं रहता है, कोई एक व्यक्ति 60, 70, 75 लास्ट जिंदा रहता है, एवरेज आयु की बात करें तो 60 तक सिमट कर रह जाती है, ठीक है ना। तो यानी 100 वर्ष भी अगर मैंने आपकी आयु मान ली, तो यानी आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, इस तरीके से 25 पीढ़ी, 25 बार करने पर क्या होगा, वो लोग जो होंगे वो आर्य होंगे और वो ईरान से आए होंगे, वो संस्कृत बोलते होंगे। संस्कृत में क्या बोलते होंगे, वैदिक संस्कृत बोलते होंगे, है ना। यानी 2500 साल पहले हमारे, अब देखो भाषा के परिवर्तन में समय लगता है, 2500 साल लग गए इसे संस्कृत से हिंदी बनने में। हमारे कंप्यूटर जी क्या करते हैं पता है, हम और हमारे कंप्यूटर जी, दिल्ली की एक बहुत अच्छी जगह है, अच्छी क्या, जहां पर बहुत सारी कोचिंग्स है। कौन सी जगह है, उस जगह का नाम है मुखर्जी नगर, दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है, जीटीबी नगर के आसपास है मुखर्जी नगर, वहां पर बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं। तो हम और हमारे कंप्यूटर जी घूम रहे थे और एक बोर्ड पर, एक कोचिंग संस्था के बोर्ड पर हमने क्या देखा, इंग्लिश बोलना सीखे मात्र 5 मिनट में। एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, इंग्लिश बोलना सीखे मात्र 5 मिनट, यानी एक ऐसी कोचिंग संस्था थी जो कि इंग्लिश 5 मिनट में बोलना सिखा रही थी। अब हमारे दिमाग में तो वही बात है कि सर भाषा के परिवर्तन में अगर हमने पढ़ा है तो सर 2500 साल लग गए संस्कृत से हिंदी बनने में, यहाँ तो सर 5 मिनट में भाषा चेंज हो रही है। मैंने हमारे कंप्यूटर जी को इशारा किया कि तुम जाओ, तुम जाकर वहां पर देखो कि वहां पर क्या होगा, अब तुम जरा सीख कर आओ 5 मिनट में। तो हमारे कंप्यूटर जी गए। अब देखो 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय लिया, मुश्किल से 10 मिनट के बाद कंप्यूटर जी उस कोचिंग से बाहर आते हैं और फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, एकदम थ्रू आउट इंग्लिश, थ्रू आउट इंग्लिश। ये तो कमाल हो गया, ये तो प्रकृति का नियम चेंज हो गया। थ्रू आउट इंग्लिश कंप्यूटर जी बोल रहे हैं और एक शब्द हिंदी का नहीं, और बोलने से चुप ही नहीं हो रहे, थ्रू आउट इंग्लिश बोल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, मैं कहा मैं भी सीखूंगा हिंदी, मैं भी सीखूंगा इंग्लिश, मुझे भी अपनी भाषा परिवर्तित करनी है। अब जैसे ही मैं उस कोचिंग के अंदर गया, वो कोई कोचिंग नहीं थी, वो था एक दारू का ठेका। वो क्या था, वो था एक दारू का ठेका, और दारू के ठेके के बाहर एक बोर्ड लगा गया था कि इंग्लिश बोलना सीखे मात्र 10 मिनट में। अगर आपको अपनी भाषा परिवर्तित करनी है तो उसका तो तरीका शॉर्ट जो तरीका है वो तो आपके सामने है, लेकिन भाषा एक दिन में परिवर्तित नहीं होती, 5-10 मिनट में परिवर्तित नहीं होती। यही सीखने का प्रयास कर रहे हैं। भाषा के परिवर्तन में समय लगता है और पर्याप्त समय लगता है ना। मैंने कहा कि अगर इस तरीके से भाषा बदलनी है तब तो ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस तरीके से भाषा नहीं बदल सकता और मेरे बस की बात नहीं है इस तरीके से भाषा बदलना। उसके बाद तो हमारे जो कंप्यूटर जी है ना, अगले 5-6 घंटे तक फर्राटेदार इंग्लिश बोलते रहे, और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कभी ये फ्रेंच बोलने लगे, कभी ये फारसी बोलने लगे, कभी ये जो तमिल होती है तमिल बोलने लगे, इस तरीके की भाषा बोलने लगे। मैंने कहा क्या 5 मिनट का कमाल है, क्या 5 मिनट का कमाल है कि 5 मिनट के लिए गए हैं मात्र और इतनी सारी भाषा सीख कर आ गए। ये भी अच्छी बात है, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसा किसी को नहीं करना है कि शॉर्ट समय के लिए अपनी भाषा परिवर्तित कर ले, फिर पता है क्या होगा कि किसी ना किसी नाले से उठवा कर लेकर आने पड़ोगे, किसी नाली से या फिर किसी नाले से निकलवा कर कोई क्रेन खींच कर लेकर आएगी, ठीक है, अच्छी बात। अब जरा देखिए मैंने क्यों कहा, अच्छा आप में से किसी ने नहीं पूछा कि मैंने क्यों कहा कि सर यहाँ पर जो आर्य आए हैं वो यहीं से आए, यहीं से आए, यानी वो यहां से क्यों नहीं आए, वो यहां से क्यों नहीं आए, यहीं से क्यों आए, यहीं से क्यों आए, ये सवाल बन सकता है, पीसीएस पूछता है। क्या कारण है कि आर्य ईरान में ही थे, क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है, कोई तो प्रमाण होगा, क्या तथ्य हो सकता है। गुरुजी मैजिक हो गया, गुरुजी मैजिक हो गया, हाँ तो हमारे जो कंप्यूटर जी है बड़े खतरनाक आदमी है, मैजिक कर देते हैं कई बार, ठीक है। हमने क्या कारण सीखा कि सर आर्य वहीं से आए थे, कोई तो कारण होगा। देखिए इसके एक साक्ष्य के तौर पर हम प्रयोग करते हैं कि हमारे भारत का, अगर हम हमारी संस्कृत की बात करें, अगर हमारे नून की बात करें, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। आप कहोगे कि सर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो होगा वो तो वेद ही होगा, और वेद में कौन सा होगा, सर ऋग्वेद होगा। कौन सा होगा, ऋग्वेद होगा। आप ये कहोगे कि सर ऋग्वेद होगा, मैंने कहा ये भी ठीक है, ऋग्वेद ही होगा। अच्छा बात, ऋग्वेद की जो भाषा होगी सर वो क्या होगी, वो होगी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। यहाँ पर जो ईरानी रहते हैं ना, इनका भी एक बहुत फेमस ग्रंथ है, बहुत फेमस ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है जैत अवेस्ता। कुछ लोग जैत कहते हैं, कुछ लोग जैन कहते हैं, वैसे जैत अवेस्ता होता है, क्या होता है, जैत अवेस्ता।
जैत अवेस्ता इस ग्रंथ का नाम है। इनका भी बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है। तो अगर जैत अवेस्ता की बात करें और हमारे ऋग्वेद की बात करें तो लगभग भाषा एक ही है, लगभग भाषा एक ही है। तो इसलिए हम इस तथ्य के आधार पर कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर आए हैं ना वो यहीं से आए होंगे, वो किसी और स्थान से नहीं आए, क्योंकि इनकी भाषा वही है जो हमारे ऋग्वेद की है। इनका जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और जो हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है उसकी भाषा एक ही है, लगभग एक ही है। इसका मतलब क्या है, वो यहीं से आए हैं। कहाँ से आए हैं, यहीं से आए हैं। ये प्रमाण के तौर पर हम प्रयोग करते हैं। तो कितने बजे लाइव क्लास हुआ है, कितने बजे की ये क्लास हुई है, इस क्लास को समय हो गया, यानी अभी तक तो देखो इंट्रोडक्शन हम सीख रहे हैं कि ये हिंदी कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्या आई है, ठीक है ना। यानी सर वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। मैंने कहा कि अगर आपके पास ये कोई समुद्र है, ये कोई समुद्र है, आप किसी बीच पर बैठे हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर जी शादी के बाद कहाँ गए थे, शादी के बाद गए थे गोवा, बीच पर गए थे घूमने अपनी धर्मपत्नी जी के साथ। अच्छा किस किस का प्लान है कि शादी के बाद सर मैं गोवा जाऊंगा, किस किस का प्लान है। सोम यादव जी बनारस से कहाँ से है, अच्छी, बहुत अच्छी बात। सर वो बारात से भी वहां गए होंगे, ये भी हो सकता है। सर वो बारात से ही गए होंगे, बारात से ही, अरे बारात तो बहुत दूर की बात है, जैसे ही शादी हुई ना, शादी होते ही डायरेक्ट गाड़ी उनकी कहाँ रुकी थी, सीधी रुकी थी गोवा में, ठीक है ना, गोवा में। यानी ये जो कंप्यूटर जी गोवा में घूमने गए हैं, इन्होंने समुद्र देखा, समुद्र के साथ सर किनारा भी था, सूखी हुई जमीन थी, यानी सर ये है समुद्र, ये है समुद्र, और ये है सर हमारी जमीन, ये क्या है, जमीन। समुद्र और जमीन के बीच में बीच का एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आधी नमी होगी और आधी मिट्टी होगी, यानी कुछ ऐसी रेत होगी जहां पर हल्की फुल्की नमी की मात्रा होगी, गीली रेत होगी, बीच का एक ऐसा स्थान होगा, बीच का एक ऐसा स्थान है। तो इस स्थान से कहा गया कि डायरेक्ट समुद्र से सूखी हुई जमीन पर नहीं आ सकते, बीच में एक ऐसा क्षेत्र रहता है जहां पर आधी समुद्र की मात्रा होती है, आधी जमीन की मात्रा होती है, यानी कुछ ऐसी मिट्टी होती है जिसमें पानी की मात्रा होगी। तो डायरेक्ट अपभ्रंश से हिंदी पर नहीं आ सकते, बीच का कोई एक ऐसा क्षेत्र रहा होगा जहां पर आधे अपभ्रंश के गुण मिल रहे होंगे, आधे हिंदी के गुण मिल रहे होंगे। बड़ी विकट समस्या, ये भी ठीक है भाई, तर्क तो सही है कि डायरेक्ट समुद्र से जमीन पर आ नहीं सकते, बीच का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हल्का सा दलदल के समान होगा, आधी मिट्टी होगी, आधा पानी होगा। इसी तरीके से डायरेक्ट अपभ्रंश से हिंदी पर नहीं आ सकते, बीच का कोई एक ऐसा समय रहा होगा जहां पर आधी थोड़ी बहुत अपभ्रंश होगी, थोड़ी बहुत हिंदी होगी। फिर तो सर ये भी सवाल आया कि ऐसे डायरेक्ट लौकिक संस्कृत से वैदिक पर नहीं आ सकते, बीच का कोई एक ऐसा क्षेत्र रहा होगा, यहाँ पर बीच का कोई एक ऐसा क्षेत्र रहा होगा, यहाँ पर भी बीच का कोई एक ऐसा क्षेत्र रहा होगा, है ना। ऐसे तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है जितना ये है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सर हिंदी ही तो हमारी भाषा है, हिंदी ही तो पढ़नी है, इसके आसपास के जितना भी संबंध हमें देखने को मिलता है सभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे कहा जाता है अवहट्ट, क्या कहते हैं इसको, अवहट्ट इसको कहते हैं। और अवहट्ट जो है ना, कई बार आपने नाम भी सुना होगा, अवहट्ट का सुना है। पूरी सौर सैनी क्या है, सौर सैनी के बारे में आएंगे, वो इसी के परिवर्तित रूप है। सौर सैनी अपभ्रंश या फिर पूर्व मागधी या फिर आपके पूर्वी हिंदी, अर्ध मागधी, ये सभी इसी के रूप है, अभी धीरे धीरे हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है सर अवहट्ट हमारी। और अवहट्ट के जब समय के बारे में जानकारी मांगी गई तो देखो ये है 1000 तक, यानी इसका हमने 900 ले लिया, क्या ले लिया, 900, यानी सर ये 1000 तक है, 900 इसका सम्मिलित किया, और ये 1000 से अब तक है, इसका हमने 1100 ले लिया। ये समय माना जाता है अवहट्ट का, यानी ये 900 से शुरू होती है 1100 तक, यानी 200 सालों तक क्या रहती है, अवहट्ट का समय माना गया है, 200 सालों तक। अगर हम बात करें जी, अगर हम बात करें सर, और हमारी हिंदी का उद्भव पता चला कि हिंदी का उद्भव कहां से हो रहा है, हिंदी की माता कौन सी भाषा है, पहला सवाल। हिंदी की माता किसे कहते हैं, हिंदी की माता किसे कहते हैं, हिंदी की माँ कौन है, हिंदी की माता कौन सी भाषा है। सच कोई टीजीटी हिंदी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, प्लीज हेल्प। साधना जी कह रहे हैं गुरुजी टीजीटी हिंदी के लिए, वाह। सर जी इंट्रोडक्शन क्लास देख लो सुधा, हाँ इंट्रोडक्शन क्लास बहुत अच्छी बात है, वो देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, हिंदी की माता कौन सी है, हिंदी की माता, देखो पहले माता शब्द का अर्थ समझो। माता शब्द का अर्थ होता है कि हिंदी का जन्म जिससे हुआ है। हिंदी का जन्म किससे हुआ है, हिंदी का जन्म किससे हुआ है जी, हिंदी का जन्म किससे हो रहा है, हिंदी का जन्म किससे हो रहा है, किससे जन्म हो रहा है हिंदी का,
संस्कृत से जन्म हो रहा है। अच्छा, संस्कृत से जन्म हो रहा है हिंदी का। संस्कृत इसकी आदि जननी कही जाती है। क्या कही जाती है? संस्कृत की अगर हम बात कहेंगे, संस्कृत कही जाती है आदि जननी। आदि जननी। और केवल जननी कौन कही जाती है? केवल जननी यानी केवल माता कही जाती है अपभ्रंश। क्या कही जाती है? अपभ्रंश। तो अगर हमसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है कि हिंदी की माता कौन सी है, तो क्या उत्तर आएगा? अपभ्रंश उत्तर आएगा, ना कि संस्कृत। ठीक है। और संस्कृत उत्तर कर सकते हैं कब? जब अपभ्रंश विकल्पों में ना हो, तब हम कर सकते, तब तो हमारी मजबूरी होगी संस्कृत को चुनना। लेकिन अगर कहा जाए कि आदि जननी कौन सी है, तब उत्तर क्या होगा? तब उत्तर आ जाएगा संस्कृत। उत्तर आएगा संस्कृत। ध्यान रखिए। सॉरी गुरुजी, अपभ्रंश, हाँ अपभ्रंश होगी। ठीक है, याद रखिए। अगर हम बात करें कि सर हमारी हिंदी में कितने स्वर प्रयोग होते हैं, कितने स्वर प्रयोग होते हैं, हालांकि स्वर हमारा आगे का टॉपिक है, आगे हम स्वर ही पढ़ेंगे, पहले वर्णमाला से शुरुआत करेंगे, वहां पर पढ़ेंगे हमारी हिंदी में कितने स्वर प्रयोग होते हैं। कितने स्वर प्रयोग होते हैं? कितने होते हैं? 11। गुरुजी हे प्रभु, कंफ्यूज कर दिया। अब देखिए हमारी हिंदी में कितने स्वर प्रयोग होते हैं? 11। संस्कृत भाषा में कितने? देखिए एक बार यूपीएसआई ने और एक बार एमपीपीएससी की परीक्षा ने सवाल पूछा कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं। यूपीएसआई तो पूछ चुका है, यानी यूपी में एक दरोगा की परीक्षा होती है, 4200 ग्रेड पे है, अच्छी परीक्षा है, वहां पर यह सवाल आया था कि अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर हैं। तो अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी है? 8। ना तो यहां पर बड़ी ए का प्रयोग होता है, ना ही यहां पर बड़े ऊ का प्रयोग होता है, और ना ही यहां पर री से ऋषि का प्रयोग होता है। यानी हिंदी के 11 में से 3 घटा दें तो संख्या कितनी आ जाएगी? 8। कल इनको हम पढ़ेंगे कि इनका प्रयोग क्यों नहीं होता, क्या कारण है। प्राकृत की बात करें सर, यहाँ पर 10 स्वरों का प्रयोग होता है, री से ऋषि का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर बात करें सर पाली में, तो पाली में भी 10 स्वरों का प्रयोग होता है, री से ऋषि का प्रयोग नहीं होता। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों संस्कृत हैं, तो दोनों ही भाषाओं में 13 स्वरों का प्रयोग होता है। 13 में से 9 का तो प्रयोग समानता होता है, 4 रखे जाते हैं रिजर्व में, जरूरत पड़ने पर इनका प्रयोग होता है। तो कल का जो हमारा टॉपिक कौन सा है? कल का ही टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? कल का टॉपिक स्टार्ट होगा जी हमारा वर्ण। कल का टॉपिक कौन सा है? कल हम पढ़ेंगे स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, ये सभी इसी में पढ़ने हैं। कल हम वर्ण पढ़ेंगे, कल हम अक्षर पढ़ेंगे, अक्षर के साथ साथ सर कल हम शब्द पढ़ेंगे, शब्द के साथ साथ स्वर, व्यंजन कौन कहाँ से उच्चारित होगा, कहाँ से उच्चारित नहीं होगा, क्यों वर्ण प्रयोग होते हैं, छोटा आ ही क्यों प्रयोग होता है, बड़ा आ ही क्यों प्रयोग होता है, ये सब प्रयोग क्यों होते हैं, ये कल की क्लास में जाएंगे। ठीक है ना, ये कल की क्लास में। अब आपके जितने भी डाउट हैं 10 मिनट में आपके साथ हूँ, डाउट क्लियर करिए। जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं कि सर क्या कुछ समझ में नहीं आया इसमें, अभी तक हमने कुछ नहीं जाना, अभी तक सिर्फ हमने ये समझने का प्रयास किया कि हिंदी कहाँ से आई है। अभी तक इतना सा समझा है कि हिंदी कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्या कारण है इसका। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिव्यांशु जी कह रहे हैं गुरुजी एसएससी जीडी के पेपर के कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एसएससी जीडी का हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। गुरुजी आप इतनी बात को कंप्यूटर जी पर थोप देते हैं, आप अपनी बात को कंप्यूटर जी पर थोप देते हैं जी, यही तो कला है, ठीक है ना, यही तो कला है। सर जी क्या मैं सीख पाऊंगी? हर कोई सीख पाएगा, हिंदी तो बड़ी ही आसान भाषा है, बड़ी ही रोचक भाषा है। डाउट गुरु बिहार जुडिशरी में काम आ जाएगा, देखिए बिहार जुडिशरी में बिल्कुल काम आएगा। हिंदी का फाउंडेशन ही क्या है कि सर हर एक टॉपिक सीखेंगे। सर जी प्लीज क्लास का टाइम फिक्स कर दीजिए, फिक्स ही है। चलिए सर जी प्लीज, एक सर दिक्कत हो रही है, आरओ में 5 बजे से मैथ की क्लास है, आरओ में 5 बजे से मैथ की क्लास है। हाँ ये एक दिक्कत हो सकती है कि आरओ में 5 बजे से मैथ की क्लास है और आपकी 4:30 से ये क्लास होगी, आधे घंटे का समय मिलेगा आपको। चलिए हम कुछ प्रबंध कराते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर जी। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई भी दिक्कत, कोई डाउट, कोई सवाल, कोई भी दिक्कत, कोई डाउट, कोई सवाल? गुरु जी आपकी बुक है, बिल्कुल है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ पर कोई डाउट बताइए, किसी को किसी भी परीक्षा को लेकर कोई भी दिक्कत है कि सर किस किस परीक्षा के लिए जरूरी है, उसके लिए शुरुआत में भी बताया है। और अभी गुरुजी नो डाउट, मुझे कोर्स खरीदना है तो कोड भी देना है, कोड के लिए ना आपको टेक्निकल नंबर से संपर्क करना है, वैसे कोड की व्यवस्था शायद नहीं है। गुरुजी हिंदी टीजीटी के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कोई सवाल, और कोई सवाल जी आपके? थैंक यू सर, थैंक यू जी आप सभी को। क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है ना। पूरी रेलवे के लिए ठीक है, देखो रेलवे में हिंदी नहीं आती है जहां तक मुझे पता है, ठीक है?
रेलवे में हिंदी नहीं आती है। और अगर किसी परीक्षा में, देखो हिंदी का फाउंडेशन ही है, फाउंडेशन मतलब एक एक टॉपिक को सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से, नो डाउट। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आपके लिए 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, 3 क्लासेस पढ़िए पहले आराम से, पढ़ने के बाद फिर भले ही बैच खरीदना, लेकिन पहले आराम से पढ़िए। डेमो वाली क्लासेस 3 बिल्कुल फ्री हैं, 1 क्लास ये है, 2 क्लास और फ्री आएंगी। और अगर अच्छा लगे, ठीक लगे, अपनी परीक्षा के लिए लगे, तब बिल्कुल आप आ सकते हैं। गुरु पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के साथ साथ हमारे नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है ना, उसके लिए परेशान मत हो। प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए फिर हम मिलते हैं जी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।